दोस्तों इस समय लोकसभा चुनाव 2024 अपने चरम पर है। कहीं नामांकन हो रहा है, कहीं चुनाव प्रचार हो रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ वही जिसको बड़का जिला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस जिले को दबंगई, माफियागिरी, गुंडई का एक धब्बा लगा दिया गया है, लेकिन इस जिले का गौरवशाली इतिहास शायद इस धब्बे के विपरीत है। इस जिले की धरती वो धरती है जब मानव देहधारी श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनने की यात्रा पर थे। उस यात्रा की साक्षी है प्रतापगढ़ की धरती। भगवान के कदम पड़े थे इस धरती पर और रामचरितमानस में 5 नदियों का जिक्र है, जिसमें से एक नदी सई इसी धरती से बहती है। दोस्तों यही प्रतापगढ़ की धरती है जहां पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने जन्म लिया था। महान कवि आचार्य भिखारी दास की जन्मस्थली है प्रतापगढ़ की यह धरती। यह धरती जन्मस्थली है कवि हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली है। यह प्रतापगढ़ की धरती भगवान बुद्ध की तपस्थली है। यह प्रतापगढ़ की धरती यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल की वो धरती है जहां पर पांडवों ने निवास किया था और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया था। यह धरती है देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक कैरियर की जब शुरुआत की थी तो इसी प्रतापगढ़ की धरती पट्टी से अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी। यह धरती है जगत गुरु कृपालु महाराज की धरती है, जन्मस्थली है। दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाइए, प्रतापगढ़ का अगर जनपद का नाम आता है तो कृपालु जी महाराज की वजह से आता है, क्योंकि उनके अनुयायी, उनके शिष्य दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं। ये उनकी जन्मस्थली रही है, उनकी कर्मभूमि भी रही है। मित्रों बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है इस प्रतापगढ़ की धरती का, लेकिन कुछ टुटपुंजिया और सड़क छाप लोगों ने इसे दबंगई और माफिया का टैग लगाया। और मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि अपने इस गौरवशाली इतिहास को पहचाने और अपनी संस्कृति को पहचाने और इस प्रतापगढ़ की धरती को जाने कि ऐसे कितने अनगिनत महान विभूतियों को जन्म देने वाली ये प्रतापगढ़ की धरती है। हालांकि इस विषय पर किसी और दिन बात होगी आप सबसे। आज आपको प्रतापगढ़ लोकसभा की राजनीति की चुनावी गणित आपको बताता हूं। दोस्तों प्रतापगढ़ लोकसभा में जनपद की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। लगभग 18 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिनमें पिछली बार 2019 के चुनाव में 53% वोटिंग, लगभग 9.5 लाख के आसपास वोटिंग हुई थी। तो इस सीट पर लगभग 11% कुर्मी बिरादरी को वोट है। तो वहीं 16% इस लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर है, वहीं 8% क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व है। सबसे ज्यादा 19% इस लोकसभा में SC ST बिरादरी के लोगों के वोट हैं। 15% मुस्लिम बिरादरी के मतदाता हैं और वहीं 10% के आसपास यादव मतदाता लोकसभा सीट पर हैं। साल 1952 से लेकर इस लोकसभा सीट पर आज तक सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने राज किया। 10 बार कांग्रेस पार्टी से इस लोकसभा सीट से सांसद बने, जिसमें 3 बार राजा दिनेश सिंह की बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह सांसद रही। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी एक बार इस लोकसभा सीट से सांसद बना सकी। 2 बार सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया। वहीं इस सीट पर अच्छा खासा जनाधार रखने वाली बसपा आज तक इस सीट पर जीत का स्वाद नहीं चख सकी है, जबकि हर चुनावों में अच्छा खासा वोट बसपा को मिलता है। भाजपा के गठबंधन के साथ अपना दल ने भी इस सीट पर एक बार जीत हासिल की। दोस्तों थोड़ा सा पीछे जाकर आंकड़ा उठाते हैं 2014 लोकसभा चुनाव। 2014 लोकसभा चुनाव में यह सीट भाजपा के साथ गठबंधन में अपना दल के खाते में गई थी। उम्मीदवार थे कुंवर हरिवंश सिंह, मोदी लहर थी। कुंवर हरिवंश सिंह लगभग 3,75,000 वोट पाकर इस लोकसभा से विजयी घोषित हो गए थे। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के उम्मीदवार आसिफ निजामुद्दीन को पराजित कर दिया था। आसिफ निजामुद्दीन इस चुनाव में लगभग 2,60,000 वोटों के आसपास मत पाए हुए थे। कांग्रेस से 3 बार के सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह 14 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रही, 1,38,000 मत ही पा सकी। चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, जो कि महज 1,20,000 मत ही जुटा सकी। जबकि 2014 में इस जिले की राजनीति में अच्छा खासा दखल और वर्चस्व रखने वाले राजा भैया का समर्थन भी समाजवादी पार्टी को प्राप्त था। अब साल आता है 2019 का, ये सीट भाजपा अपने पास रखती है और प्रत्याशी होते हैं संगम लाल गुप्ता। एक बार फिर से इस सीट पर मोदी मैजिक तेजी के साथ चला। संगम लाल गुप्ता ने ये चुनाव लगभग 1,17,000 वोटों से जीत लिया। इन चुनावों में सपा बसपा का गठबंधन था। बसपा की ओर प्रत्याशी थे अशोक त्रिपाठी। अशोक त्रिपाठी काफी मेहनत के बाद ही महज 3,18,000 वोट ही जुटा सके। तीसरे नंबर पर फिर कांग्रेस से राजकुमारी रत्ना सिंह थी, जो कि इन चुनावों में महज 77,000 वोट ही जुटा पाई। 19 के चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी बना ली थी राजा भैया ने और अपना प्रत्याशी उतारा था इस सीट से। प्रत्याशी थे कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और वो महज 46,000 ही वोट जुटा पाए। दोस्तों ये थे पुराने 2 लोकसभा चुनावों के आंकड़े। आज 2024 में हम खड़े हैं।
लोकसभा चुनाव सर पर है। आज मैं जब 5 मई को आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग 20 दिन इस सीट पर वोटिंग को बचे हुए हैं। इस बार भी भाजपा ने संगम लाल गुप्ता पर दूसरी बार भरोसा जताया है। बीती 3 मई को संगम लाल गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आए हुए थे। तो वहीं बसपा ने इस बार पुराने बसपाई कहूं या मौजूदा भाजपाई कहूं, शिव प्रकाश मिश्र सेनानी के लड़के प्रथमेश मिश्रा पर बसपा ने भरोसा जताया है। तो वहीं कांग्रेस और सपा गठबंधन ने एसपी सिंह पटेल के ऊपर भरोसा जताया है इस बार। हालांकि इन चुनावों में एसपी सिंह पटेल काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो चुनावी डगर उनकी इतनी आसान नहीं नजर आती है। राह में बहुत कांटे हैं, राह में बहुत कंकड़ पत्थर हैं, इसलिए अभी बहुत सारी मेहनत करना बाकी है। वहीं संगम लाल गुप्ता की बात करें तो उनका दावा है कि वो अपनी सीट इस बार पिछली बार की तुलना से ज्यादा वोटों से जीत कर आएंगे। इस बार जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राजा भैया की पार्टी ने उम्मीदवार अपना नहीं खड़ा किया है। दोस्तों, इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार कहीं न कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 बार कांग्रेस से राजकुमारी रत्ना सिंह सांसद रही और लगभग ऑल ओवर बात करें तो 10 बार कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा किया है। लेकिन बीते कुछ दिनों का अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो कांग्रेस का जनाधार भी घटता हुआ नजर आता है। एक बात इसमें गौर करने वाली और है कि जो ये कांग्रेस का जनाधार था उसमें बहुत बड़ा योगदान राजकुमारी रत्ना सिंह का था। राजकुमारी रत्ना सिंह के चेहरे के था, उनकी शालीनता का था। लोग निजी तौर पर उनसे अपना जुड़ाव रखते थे। लेकिन वही राजकुमारी रत्ना सिंह इस समय भाजपा के खेमे में खड़ी हैं, कांग्रेस का दामन छोड़ चुकी हैं। तो कांग्रेस का वो जनाधार बना रहेगा, इसमें एक बहुत बड़ा ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं कुछ राजनीतिक पंडितों की बात करें तो सेनानी के बेटे प्रथमेश मिश्रा को बसपा द्वारा चुनाव मैदान में उतार देने से कहीं न कहीं संगम लाल गुप्ता के वोट बैंक पर डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, डेंट इतना ज्यादा भी नहीं है संगम लाल गुप्ता को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ जाए। हालांकि संगम लाल गुप्ता की पार्टी भाजपा में ही अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर ही कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी संगम लाल गुप्ता के टांग खींचने पर जुटे हुए हैं और इसकी पुष्टि उस दिन हो गई जब 3 मई को संगम लाल गुप्ता के नामांकन की जनसभा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से खुले तौर पर कहा कि जो भाजपा में रहकर भाजपा के प्रत्याशी का विरोध कर रहा है, चुनाव बाद उनकी एक सूची बनाई जाएगी और उनका भविष्य तय कर दिया जाएगा। तो इन अटकलों पर उनकी इस बात से मुहर लग जाती है कि कहीं न कहीं भाजपा के अंदर खाने ही सब कुछ ठीक नहीं है प्रतापगढ़ जिले में। और ये सब चीजें अगर ऐसे ही चलती रही तो संगम लाल गुप्ता के संसद भवन पहुंचने की राहें दुर्लभ हो जाएंगी। जब अपने ही राह में कांटे बिछाने लगे और रुकावट पैदा करने लगे तो उससे आपकी लड़ाई कमजोर हो जाती है। लेकिन संगम लाल गुप्ता भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं, हर तरह से चुनाव को मैनेज करने का मादा रखते हैं। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल की बात करें तो उनकी छवि भी साफ सुथरी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी द्वारा रामचरितमानस और राम मंदिर को लेकर उपजे विवाद में जो बयान दिए गए थे उनके नेताओं द्वारा, उनको लेकर खासकर सवर्णों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। ये नाराजगी झेलनी पड़ रही है। उसका प्रमाण ये है कि वो बीते दिनों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर चुके हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन के आयोजन का सीधा मतलब यही है कि कहीं न कहीं नाराज सवर्णों को मनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, मैं हर बार कहता हूं कि इन चुनाव में मोदी लहर है। इन चुनाव में लोग प्रत्याशी का चेहरा देखकर कम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट देखकर इस समय वोट ज्यादा दे रहे हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं निष्कर्ष पर पहुंचूं तो कहीं न कहीं अब भी संगम लाल गुप्ता का पलड़ा भारी है। उनकी राहों में कुछ रुकावटें तो हैं, लेकिन वो रुकावटें इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो हट न सकें। बाकी पुराना अगर आंकड़े उठाकर आप देख लें तो 14 में समाजवादी पार्टी राजा भैया के समर्थन से चुनाव लड़ चुकी है। 19 में समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ आकर इस सीट पर अपनी ताकत आजमा चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार पटखनी खाने को मिली है। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ आई है, लेकिन परिस्थितियां लगभग पिछले ही जैसे एक जैसी हैं। कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना आपके पास कोई मुद्दे बदले हुए हैं। वही पुरानी बातें, वही
उसी तरह की राजनीति, और वो भी ऐसे समय में जब देश में मोदी लहर चल रही है, राम मंदिर और 370 सीए जैसे मुद्दे हावी हैं। और फिर दोस्तों चुनावी राजनीति में मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आपके पास अगर 2 है और सामने वाले के पास 2 है, तो अगर आप गठबंधन करते हैं तो 2 दूना 4 नहीं होता है, 2 दूना 1.5 ही होता है। ये चुनावी गणित है दोस्तों। आज तक का चुनावी गणित कहीं न कहीं भाजपा को लीड लेते हुए दिखाई पड़ा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी के लिए भी पार्टी के अंदर ही अंदर खाने पैर खींचने का सिलसिला जारी है। अगर ये सिलसिला आगे यूं ही चलता रहेगा तो परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन ये सिलसिला अगर तोड़ा जाएगा, सिलसिले पर ब्रेक लगेगा, तो निश्चित तौर पर संगम लाल गुप्ता की राहें संसद भवन पहुंचने तक के लिए आसान नजर आती हैं दोस्तों। लेकिन राजनीति समय के अनुसार चलती है। आज अभी चुनाव में 20 दिन बचे हुए हैं। क्या ऐसी कोई घटना हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसा बयान आ जाए जिससे पूरा माहौल बदल जाए, पूरा चुनावी गणित बदल जाए? और अंत में आज तक का जो विश्लेषण है मेरा, उसमें आपको यही कहूंगा कि कहीं न कहीं पलड़ा अभी भी प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियों को इस सीट पर मेहनत करने की जरूरत है और समय देने की जरूरत है, मतदाताओं से और जुड़ने की जरूरत है, नहीं तो दिल्ली दूर ही नजर आएगी। आप लोग ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए देखते रहें 6 PM न्यूज। व्हाट्सएप पर चैनल के ग्रुप को ज्वाइन करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर चैनल के पेज को फॉलो करें। मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही। नमस्कार।